दोस्तों, ये पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज़ के लिए 150 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन होगी, जिसमें हिंदुस्तान और दैनिक जागरण के संपादकीय के मैटर होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करें, शुरू करते हैं। स्टार्ट। महाराष्ट्र, तमिलनाडु व पंजाब जैसे महत्वपूर्ण राज्यों ने जब अपने यहाँ लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया, तब केंद्र सरकार के लिए लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा लगभग औपचारिकता रह गई थी। कुल मिलाकर इन दिनों कोरोना संक्रमण ने जो रफ्तार पकड़ रखी है, उससे सरकारों की चिंता का बढ़ना स्वाभाविक ही नहीं अपरिहार्य भी है। जब देश में 3-4 हज़ार लोग रोज संक्रमित पाए जा रहे हैं और संक्रमण को थामने की कोशिशें नाकाम हो रही हैं, तब लॉकडाउन को खोलकर जगह जगह भीड़ बढ़ाकर संक्रमण बढ़ाने का जोखिम कतई नहीं उठाया जा सकता। सरकार ने जान है तो जहान है के सिद्धांत को तवज्जो दी है, तो कोई आश्चर्य नहीं। सरकार का मानना है कि अभी स्थिति कुछ काबू में है, पर अगर लॉकडाउन खोल दिया गया तो स्थिति विकट हो सकती है। वैसे यह अनुमान पहले से था कि लॉकडाउन 4 की घोषणा हो सकती है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, गुजरात और दिल्ली जैसे राज्यों ने प्रधानमंत्री के साथ बैठक में लॉकडाउन खोलने की वकालत की थी और केवल कंटेनमेंट जोन में ही लॉकडाउन रखने की सलाह दी थी। खासकर दिल्ली सरकार की जनमत आधारित सलाह पर खूब चर्चा चल रही थी, पर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा जैसे राज्यों की चिंता गहरी है, जहां मजदूरों का लौटना थमा नहीं है और मरीजों की संख्या बढ़ रही है। देश की 1/4 से भी ज़्यादा आबादी रखने वाले ये प्रांत लॉकडाउन के पक्ष में थे और केंद्र ने इन राज्यों की परवाह की है। पूर्वोत्तर के प्रदेशों में असम ने लॉकडाउन बढ़ाने का पक्ष लिया था। आज पूरी दुनिया में लॉकडाउन और ग्रेट रीओपनिंग की चर्चा चल रही है। दुनिया के सामने 2 तरह के मॉडल हैं। एक लॉकडाउन का, जिसे कड़ाई से सफल बनाकर चीन ने कोविड-19 को काबू में किया है। वहीं दूसरी ओर दक्षिण कोरिया का मॉडल है, जहां केवल कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन रखकर आर्थिक गतिविधियों को नहीं रोका गया है। कड़े लॉकडाउन से जहां चीन की जीडीपी में इस साल की पहली तिमाही में 30% से ज़्यादा की गिरावट हुई है, वहीं इसी अवधि में दक्षिण कोरिया में यह गिरावट 6% भी नहीं है। जहां तक भारत का प्रश्न है, तो हम न तो चीन जैसे सख्त मिजाज हैं और न हमारे यहाँ कोरिया जितनी कम आबादी है। हम चेकोस्लोवाकिया जैसे छोटे और संतुलित भी नहीं हैं, जहां कभी रोज 300 से ज़्यादा नए संक्रमित सामने आ रहे थे और अब बमुश्किल 50 आ रहे हैं। चेकोस्लोवाकिया हो या फिर दक्षिण कोरिया, इन देशों से भारत की तुलना नहीं हो सकती। भारत में लॉकडाउन को खोलने के पक्षधर लोग भी जानते हैं कि इसके खुलते ही संक्रमण बढ़ने का जोखिम है। बेशक लॉकडाउन खुला व संक्रमण बढ़ा तो अपयश केवल सरकार के खाते में आएगा। सरकारों को अच्छे से पता है कि देश की हकीकत क्या है। भारत की विशाल आबादी को पूरी तरह से नियंत्रित करना बेहद कठिन है। ऐसे में हमें अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए 100% जुटने के समय का इंतजार करना होगा। संक्रमण को काबू में करने के साथ ही लापरवाह लोगों को भी सजग करना होगा। इसके साथ ही जो उद्योग अभी सक्रिय हैं, उन्हें अपनी सक्रियता देश के हित में बढ़ानी पड़ेगी। देश की सबसे कड़ी परीक्षा जारी है, एक एक कदम संभल कर बढ़ाना चाहिए। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या और साथ ही संक्रमण के फैलाव के खतरे को देखते हुए लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने के फैसले पर हैरानी नहीं। चूँकि विस्तारित लॉकडाउन में और अधिक छूट दी जा रही है, इसलिए सरकारों और उनकी विभिन्न एजेंसियों के साथ साथ आम लोगों को इसके प्रति सतर्क रहना होगा कि कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने ना पाए। इसका खतरा इसलिए है क्योंकि एक तो लाखों की संख्या में मजदूर अपने गांव लौटकर आ रहे हैं और दूसरे तमाम तरह की
छूट के चलते लॉकडाउन के चौथे चरण में कामकाज के सिलसिले में अन्य लोगों की भी आवाजाही बढ़ेगी। आवाजाही को आसान करना समय की मांग है, क्योंकि उसके बगैर आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों को बल मिलने वाला नहीं। इन गतिविधियों को बल देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उनके अभाव में अर्थव्यवस्था का नुकसान बढ़ने के साथ ही रोजी रोटी की समस्या गंभीर रूप ले सकती है। यह सर्वथा उचित और स्वागत योग्य है कि लॉकडाउन के चौथे चरण में कई तरह की कारोबारी गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति देने के साथ ही बसों के संचालन को भी हरी झंडी दे दी गई है। हालांकि रेल और हवाई यात्रा के साथ मेट्रो सेवा पर प्रतिबंध जारी रहेगा, लेकिन अंतर्राज्यीय स्तर पर बसों के संचालन की अनुमति से एक बड़ी हद तक आवाजाही को बल मिलेगा। चूँकि बसों का एक से दूसरे राज्यों में संचालन संबंधित राज्यों की सहमति से ही हो सकेगा, इसलिए राज्य सरकारों को अड़ंगेबाजी वाला रवैया छोड़ना होगा। यह ठीक नहीं होगा कि आवाजाही के मामले में भिन्न भिन्न राज्य अलग अलग रवैया अपनाएं। इससे न केवल आवागमन बाधित होगा, बल्कि लोगों के बीच भ्रम भी फैलेगा। इसके नतीजे में कारोबारी गतिविधियों को गति देने में मुश्किल आएगी और यह किसी के भी हित में नहीं होगा। आज की ज़रूरत यही है कि कारोबारी गतिविधियां तेज हों। इससे न केवल संकट में फंसी अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा, बल्कि आम आदमी की समस्याओं का भी समाधान होगा। लॉकडाउन के चौथे चरण में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन का निर्धारण करने का अधिकार राज्यों को दिया जा रहा है। यह उनकी मांग भी थी। उन्हें अपने इस अधिकार का इस्तेमाल इस तरह करना होगा कि जिससे लगान संक्रमण पर लगे, न कि आवाजाही और कारोबारी गतिविधियों पर। वास्तव में इससे ही कोरोना के साथ जीवन जीने लायक माहौल बनेगा। इस माहौल के निर्माण में आम लोगों की भी महती भूमिका होगी। उन्हें यह ध्यान रखना होगा कि लॉकडाउन के चौथे चरण में तमाम तरह की छूट मिलने के साथ ही एक दूसरे से शारीरिक दूरी बनाए रखने और सेहत के प्रति सावधानी बरतने की आवश्यकता और बढ़ गई है। रांची के कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्र हिंदपीढ़ी में कर्फ्यू जैसे हालात के बावजूद भीड़ का जुटना और पुलिस पर हमला करना कहीं ना कहीं यह बता रहा है कि इसके पीछे गहरी साजिश है। एक ओर जहां पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी लोगों की सुरक्षा में दिन रात जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर इन लोगों के खिलाफ ही माहौल बनाने वाले सक्रिय हैं। ऐसा नहीं होता तो देखते ही देखते आम लोग भीड़ की शक्ल में जमा नहीं होते और अचानक हमला भी नहीं करते। शनिवार को हिंदपीढ़ी इलाके में पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों के साथ जो हुआ, उसका एक मकसद यह भी था कि इलाके को पूरी तरह से कानूनी हस्तक्षेप से मुक्त रखा जाए। एक हद तक इसमें सफलता भी हासिल हो चुकी है। उपद्रवी यह संदेश देने में सफल हो गए हैं कि पुलिस प्रशासन का क्षेत्र में व्यापक विरोध है। यही कारण है कि सरकार भी इन्हें मोहल्ले के अंदर नहीं भेजकर बाहरी सीमा तक सीमित रखे हुए हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि सीआरपीएफ के जवानों को मोहल्ले के अंदर जाने की अनुमति दी जाए, ताकि विधि व्यवस्था स्थापित हो सके। हिंदपीढ़ी इलाके में नफरत भरे माहौल का निर्माण बहुत दिनों से किया जा रहा था। शुरुआत सफाई कर्मियों पर थूकने की घटनाओं से हुई। इस मामले में प्राथमिकी के बाद कार्रवाई नहीं होने से उपद्रवियों का मनोबल बढ़ा, राजनीति शुरू हुई और पुलिस प्रशासन की भूमिका तमाशबीन की रह गई। भीड़ ने सीआरपीएफ के जवानों पर हमला कर 2 को घायल भी कर दिया। यह बताता है कि उपद्रवियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। इस प्रकरण में एक पूर्व पार्षद के साथ आपराधिक छवि के लोगों की सक्रियता पर सवाल उठना लाजमी है। ऐसे लोग जब भीड़ का नेतृत्व करेंगे तो शांति की बात हो ही नहीं सकती। इनसे सख्ती से ही बात करनी चाहिए। सीआरपीएफ व पुलिस बल को पूरी छूट मिलनी चाहिए, जिससे इलाके में शांति बहाल हो सके। स्टॉप। दोस्तों, ये पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज़ के लिए डिक्टेशन थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।